Jai Siaram. Myself, Dr. Dharmendra Das. I am assistant professor in the Department of Physiology and Biochemistry. तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस इसका मतलब यही होता है कि एरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग में जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन से। सो बेसिकली hemostasis is defined as the process by which arrest of bleeding occurs. ठीक है, arrest of bleeding occurs, or you can say it is a process by which stoppage of bleeding occurs. ठीक है, जिसमें जो अनवांटेड ब्लीडिंग होते हैं वो स्टॉप किया जा सकता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, और ये हीमोस्टेसिस कब होता है? जब हमारे बॉडी में इंजरी होता है, तो इंजरी होने के बाद हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होते हैं, और जब ब्लड वेसल्स रप्चर होता है तो जो उसका अंदर का पैकेजिंग है दैट इज एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल लेयर भी डैमेज होता है, और उसके बाद कोलाजन के साथ जो भी ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे उसमें से मेनली प्लेटलेट्स कोलाजन के एक्सपोजर में आ जाता है एंड प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाता है, एंड प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्लोटिंग मैकेनिज्म ब्लड में होती है। ठीक है, और क्लोटिंग मैकेनिज्म होने के बाद क्लोट रिट्रैक्शन भी होता है, और ये जो जितने सारे प्रोसेस बताए मैंने वो सब प्रोसेस को हम मिला के बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, सो चलिए हम हीमोस्टेसिस का प्रोसेस स्टेज वाइज समझते हैं। सो बेसिकली हीमोस्टेसिस का 4 स्टेजेस होते हैं। सो हीमोस्टेसिस का 4 स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है हीमोस्टेसिस प्रोसेस के लिए उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, फर्स्ट वन है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ठीक है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग्स। एंड जो थर्ड स्टेज है हीमोस्टेसिस का उसको हम बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जिसमें मेन एसेंशियल वर्क होता है दैट इज क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है क्लोटिंग फैक्टर्स का मेन मैकेनिज्म रहता है। एंड जो लास्ट स्टेज है उसका नाम है क्लोट रिट्रैक्शन। ठीक है, क्लोट रिट्रैक्शन। थर्ड जो स्टेज था क्लोटिंग कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें क्लोट फॉर्मेशन होता है। एंड जो लास्ट स्टेज है दैट इज क्लोट रिट्रैक्शन, मतलब हम क्लोट जो जमा हुआ है बना हुआ है उसको बॉडी डिजोल्व करती है या फिर कन्वर्ट करती है, मतलब वहां से वो विथड्रॉ करती है। ठीक है, यहाँ पे क्लोट रिट्रैक्शन और क्लोट विथड्रॉवल। ठीक है, सो चलिए हम ये 4 स्टेजेस को ब्रीफली पढ़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज आता है दैट इज आवर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, सो इसमें भी 2 मैकेनिज्म्स आर देयर। अगर स्मॉलर ब्लड वेसल्स हुआ तो स्मॉलर ब्लड वेसल्स के अंदर फर्स्ट मैकेनिज्म होता है कि जो प्लेटलेट्स के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन 1b, तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो जाएगा कि जो इंजर्ड एरिया है, इंजर्ड एरिया में एंडोथेलियल सेल्स डैमेज्ड हो जाएंगे, एंड एंडोथेलियल सेल्स जब डैमेज्ड होगा तब वहां पे BWF फैक्टर रिलीज होता है, एंड उसके बाद जब प्लेटलेट रन करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, तब प्लेटलेट के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन 1b था
ग्लाइकोप्रोटीन 1b विथ स्टिक विथ द वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, मतलब इंज्यूर्ड एरिया के साथ प्लेटलेट प्लग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्लेटलेट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियो प्लेटलेट देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में फुल्ली डिटेल्स में आपको दिया गया है, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। सो प्लीज आपको पहले वो प्लेटलेट्स के बारे में देख के आइए। ठीक है, सो चलिए वेसोकंस्ट्रिक्शन हम कंटिन्यू करते हैं। सो इसमें क्या होगा कि प्लेटलेट के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो इंज्यूर्ड एरिया के साथ प्लग हो जाएगा, एंड जैसे ही प्लग हो जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो साइटोप्लाज्म था, जो मतलब जो अंदर का स्ट्रक्चर था, वहां से हॉर्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, कुछ वेसोकंस्ट्रिक्शंस रिलीज होता है, जैसे कि आपका सेरोटोनिन हो गया या फिर थ्रोम्बेक्सिन A2 हो गया, TA2 थ्रोम्बेक्सिन A2 हो गया। सो ये सब वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस है जो अल्टीमेटली क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट से ब्लड लॉस नहीं होगा। सेकेंड क्या होता है कि जब स्मॉलर वेसल्स में नहीं हो तो इनके साथ साथ और एक मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चलती है। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं कि लोकल वास्कुलर मैकेनिज्म, जिसमें 3 फैक्टर्स एसेंशियल होते हैं लोकल वास्कुलर मैकेनिज्म में। उसमें फर्स्ट मैकेनिज्म जो होता है दैट इज लोकल मायोजेनिक स्पाज्म। फर्स्ट एक्टिविटी होता है जो स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं लोकल मायोजेनिक स्पाज्म। सेकेंड जो होता है दैट इज लोकल ओटाकोइड AUTACOID ओटाकोइड फैक्टर। ठीक है, इसका भी एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज नर्वस रिफ्लेक्सेस, जिसमें पेन मैकेनिज्म से ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा वेसोकंस्ट्रिक्शंस का पार्ट। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ठीक है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारे बॉडी में कट हो गया तब प्लेटलेट प्लग फॉर्म्ड होता है। जब हमारे सेरोटोनिन या फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 ये सब जब एक्टिवेट हो जाते हैं, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर भी जब प्लेटलेट के अंदर से रिलीज हो जाता है और ये सब मिलके प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं, एंड सब प्लेटलेट्स एक जगह पे आके गुट खा जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाते हैं। स्टिकी होने से क्या हो जाएगा कि जब भी नियर बाई जितने भी प्लेटलेट्स ट्रेवल करेंगे तो एक दूसरे के साथ वो अटैच हो जाएंगे, और वो अटैच कैसे होंगे, थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन 2b। ठीक है, एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अटैच हो जाते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन 3a। सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 सेरोटोनिन रिलीज होंगे, एंड प्लेटलेट्स विल बिकम स्टिकी, प्लेटलेट स्टिकी हो जाएगा, और इसमें वॉन विलिब्रेंड फैक्टर भी एसेंशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, ये फैक्टर आपको याद ही रखना है। प्लेटलेट हो गया, हीमोस्टेसिस हो गया, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर आएगा ही, उसका मेन रोल रहता है। सो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर ये सब प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने में, एग्रीगेशन करने में हेल्प करता है। सो अगर हमारे बॉडी के अंदर माइनर कट हुआ है, ठीक है, माइनर अगर वास्कुलर होल्स हुआ है, तो प्लेटलेट प्लग इज सफिशिएंट फॉर स्केलिंग। ठीक है, मतलब उसको बंद करने के लिए प्लेटलेट प्लग सफिशिएंट होता है। अगर कट वास्कुलर होल्स हुआ है, बहुत ज्यादा छोटा हुआ है, नैनो है, तो प्लेटलेट प्लग एनफ है, और अगर इससे ज्यादा बड़ा है तो कोआगुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर जरूरी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ते हैं दैट इज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, सो अप टू यहाँ तक कोई भी क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं हुआ था, यहाँ से स्टार्ट होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल प्ले करना। ठीक है, सो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में मेनली 13, ठीक है, मेनली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, और ये सब जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये सब कहाँ पे रहते हैं, तो ब्लड के जो प्लाज्मा प्रॉपर्टी है
प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे, उसके बाद फाइब्रिनोजेन जो लीवर से सिक्रेट होता है, फाइब्रिनोजेन वहां से आके उसके बाद जो 13 फैक्टर्स है, 13 फैक्टर्स के साथ एक बाय एक करके एक्टिवेट करते हैं, एंड वहां पे भी एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। सो इसमें इतना समझिए कि फाइब्रिनोजेन थ्रू क्लोटिंग प्रोसेस, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन, ठीक है। मतलब जो प्लेटलेट्स एक जगह पे इकट्ठा हुए थे उसमें क्या हो जाएगा कि फाइब्रिन थ्रेड्स अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट ब्लड एक जगह पे थे, उसको हमने फाइब्रिन थ्रेड से स्टिच कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि जो भी क्लोट है वो क्लोट ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व होके नहीं जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें एसेंशियल रोल प्ले करता है फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिन, ठीक है। सो जो लास्ट स्टेज है हमारा वो है क्लोट रिट्रैक्शन। हाँ, इसके पहले मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड अगर हमारा इंजुरी माइनर है, माइनर इंजुरी है, तो दैट टाइम पे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस स्टार्ट होता है विदिन 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। 1 से 2 मिनट टाइम लेता है कोआगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए। अगर सीवियर है, ठीक है, अगर सीवियर ट्रॉमा है उस टाइम पे 15 to 20 सेकेंड्स, 15 से 20 सेकेंड टाइम लेगा फॉर कमेंसमेंट ऑफ कोआगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। 15 से 20 सेकेंड टाइम लेता है। एंड नेक्स्ट, जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होने के लिए इट टेक टाइम अराउंड 3 to 6 मिनट्स, ठीक है। 3 to 6 मिनट्स टाइम लेता है फॉर कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोसेस। कंप्लीशन का मतलब कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया और जो ब्लीडिंग हो रहा था उसको स्टॉप कर दिया है, उस मैकेनिज्म के लिए एटलीस्ट हमको 3 मिनट्स to 6 मिनट्स टाइम चाहिए। एंड लास्टली क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन हमारे बॉडी में फ्रॉम 20 मिनट्स टू एन आवर में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट होने के लिए हमारे बॉडी में 20 मिनट से 1 घंटा टाइम चाहिए। एंड क्लॉटिंग प्रोसेस होने के बाद क्लॉट रिट्रैक्शन को कंप्लीटली डिसॉल्व होने के लिए 1 week to 2 weeks टाइम लगता है, ठीक है। इट विल टाइम अराउंड 1 week to 2 week। और क्लॉट रिट्रैक्शन बॉडी में कैसे होता है? सो हमने जब प्लेटलेट्स डिस्कस किया था तो प्लेटलेट के अंदर हमने कुछ प्रोटीन्स के बारे में बोले थे, जैसे कि एक्टिन हो गया, या फिर मायोसिन हो गया, या फिर थ्रोम्बोस्थेनिन हो गया। ये सब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, ठीक है, जिसका मेन रोल है कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने के बाद ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं एंड वो क्या करेंगे कि जो क्लॉट हुआ है ब्लड उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब खींचेंगे, और उससे क्या हो जाएगा कि एक लिक्विड क्लॉट से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीरम, ठीक है, SERUM, सीरम। सीरम एक लिक्विड प्रॉपर्टी है जो क्लॉट से बाहर निकल के आता है, ऊजस आउट होता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्थेनिन, ठीक है। एंड हाँ, अगर आप सीरम और प्लाज्मा का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एकदम सिंपल डिफरेंस है कि सीरम के अंदर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं रहता है एंड प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। सो सीरम जो क्लॉट बना था वहां से सीरम बाहर निकल के आ गया है, और क्लॉट उसके बाद क्या होगा, क्लॉट में 2 मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट मैकेनिज्म विल बी फाइब्रोब्लास्ट एंड सेकेंड मैकेनिज्म विल बी डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व। फाइब्रोब्लास्ट में क्या होगा कि जो भी क्लॉट्स था वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हुआ था उसको
रिपेयर करता है। एंड सेकंड है डिजोल्व, जो डिजोल्व का काम करता है। जो प्लेटलेट रहता है उसके अंदर प्लेटलेट स्टेबिलाईजिंग फैक्टर्स रहते हैं जो क्लॉट को डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये फुल डिटेल्स था हीमोस्टेसिस के बारे में। इसमें आपको और एक चीज याद रखना है, दैट इज थ्रोम्बस। ठीक है, थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस क्या होता है कि एन एबनॉर्मल क्लॉट जो हेल्दी ब्लड वेसल्स में रन कर रहा है। ठीक है, जब हमारे ब्लड वेसल्स हेल्दी है उसमें अगर कोई क्लॉट रन हो रहा है, कोई क्लॉट घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ये एक एबनॉर्मल क्लॉट होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे डिजीजेस होता है, इवन हार्ट अटैक होता है। जहां पे ये क्लॉट माइन्यूट ब्लड वेसल्स में चला जाएगा तो ब्लॉक कर देगा और इससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। ठीक है, सो आपको हीमोस्टेसिस के बारे में ये सारे स्टेजेस आपको याद रखना है। मेनली आपको क्लॉट रिट्रैक्शन भी याद रखना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय जय सिया राम।